सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। चर्चा में इस समय हमारी जो आज की बातचीत है वो सियासत की नई धारा उत्तर प्रदेश का बंटवारा पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं और कुल मिलाकर चूंकि दिल्ली का रास्ता वाया लखनऊ जाता है, इसलिए हर राजनीतिक दल अपनी तरफ से कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से, किसी भी प्रयास के तहत, किसी भी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश पर उसका कब्जा हो। भारतीय जनता पार्टी को एक लंबे अंतराल के बाद वर्ष 2017 में वो सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसके तहत उत्तर प्रदेश में उसने केवल सरकार नहीं बनाई बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। महंत योगी आदित्यनाथ उस सरकार के मुखिया बने। 4 साल से ज्यादा समय हो गया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में काबिज है और अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश अगले वर्ष होने जा रहे विधानसभा चुनाव में एक बार फिर सत्ता में बने रहने की कोशिश करना है। इसके लिए अलग अलग स्तर पर प्रयास चल रहे हैं और इन प्रयासों के बीच में ही एक बार फिर ये चर्चा राजनीति के गलियारों में सरगर्म है कि क्या उत्तर प्रदेश का विभाजन होने जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश के विभाजन के रास्ते से सत्ता में बने रहने की कोशिश सफल हो सकेगी या उत्तर प्रदेश का यह विभाजन उन इलाकों को जिनके संदर्भ में यह माना जाता है कि विकास की दौड़ में कहीं ये इलाके पीछे छूट गए, वह मुख्य धारा में शामिल हो पाएंगे। इस देश में नई सदी के अंतर्गत 2 बार नए राज्यों के संदर्भ में कोशिश सफल हुई। अटल जी की सरकार के समय पे उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से विभाजित होकर छत्तीसगढ़ और बिहार से विभाजित होकर झारखंड की स्थापना हुई। लेकिन अनुभव यह बताता है कि छत्तीसगढ़ को छोड़ बाकी 2 राज्य विकास के संदर्भ में उन ऊंचाइयों को स्पर्श नहीं कर सके जिसका दावा इन राज्यों के गठन के संदर्भ में समर्थक किया करते थे। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश का बहुप्रतीक्षित विभाजन तेलंगाना के संदर्भ में हुआ। तेलंगाना किस मुकाम पर है इस पर अभी भी शोध का सिलसिला जारी है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के विभाजन की वर्तमान कोशिशों को कितनी गंभीरता से लिया जाए ये जानने की हम कोशिश करेंगे। समझने बूझने की कोशिश करेंगे कि ये केवल सुरसुरी है या वाकई कुछ ठोस होने की उम्मीद भी इन इलाकों के लोग कर सकते हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए 5 खास मेहमान हमारे साथ अलग अलग क्षेत्रों के जुड़ रहे हैं जिनका इन आंदोलनों के संदर्भ में, इन मांगों के संदर्भ में सीधा सरोकार रहा है। उनसे आपका परिचय कराएं और इस अहम मसले पर एक सार्थक विमर्श के माध्यम से किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह कहा था कि अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के अनुसार राजनीतिक मामलों में दोष सिद्धि हर नागरिक का कर्तव्य है। अर्थात हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो राजनीतियों के क्रियाकलापों के संदर्भ में अपने अपने स्तर पर फैसला दे। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के विभाजन के संदर्भ में ये कोशिशें क्षेत्र की तकदीर, क्षेत्र की तस्वीर बदलने के लिए है या केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों को साधने के संदर्भ में इस प्रकार की चर्चाओं को एक बार फिर हवा दिया जा रहा है, इससे समझने की हमें कोशिश करनी है। जब मायावती उत्तर प्रदेश में सरकार में थी तो उन्होंने भी अपने सरकार के अंतिम दौर में उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग राज्यों में बांटने की अनुशंसा की थी, लेकिन उसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। अभी भी खबरें यही आ रही हैं कि महंत योगी आदित्यनाथ निजी तौर पर राज्य के विभाजन के पक्षधर नहीं है, लेकिन भाजपा से जुड़े तमाम रणनीतिकार इस विषय पर एक गंभीर मंत्रणा के हिमायती हैं और कुछ ठोस कदम उठाने की अपेक्षा भी रखते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने उन महानुभावों के पास जो इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्वांचल के संदर्भ में शुरू से बेहद सशक्त पैरोकार रहे प्रभुनाथ राय जी। प्रभुनाथ जी, आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के तेजतर्रार विधायक नागेंद्र सिंह राठौड़ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी भी हमारे साथ में हैं। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी भी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं और साथ ही बुंदेलखंड राज्य की कल्पना के संदर्भ में अपने विचार रखने के लिए यादवेंद्र सिंह बुंदेला जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत हम प्रभुनाथ राय जी से करते हैं क्योंकि प्रभुनाथ राय जी
पूर्वांचल के संदर्भ में अलग राज्य के पक्षधर हैं। उस पूर्वांचल के संदर्भ में जो राजनीतिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण तो माना जाता है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से एक चुनौती रहा है। महंत योगी आदित्यनाथ स्वयं उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, उनका क्षेत्र पूर्वांचल का एक हिस्सा है। तो ऐसे में अलग पूर्वांचल राज्य की परिकल्पना योगी आदित्यनाथ के कारण ज्यादा प्रभावी है या इसी के कारण से दिक्कत है? प्रभुनाथ जी, सबसे पहले तो आपसे यही समझना है, महंत योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री होना पूर्वांचल राज्य की परिकल्पना में मददगार है या बाधक है? देखिए, आपने पहले ही कहा है कि किसी चीज की बंटवारा, अब तक जितनी भी बंटवारे हुए हैं उस बंटवारे में नुकसान ही हुआ है, फायदा नहीं हुआ है। और बहुत से लोग असमानता उसमें पैदा हो जाती है। पूर्वांचल राज्य की मांग ये कम से कम 50 बरस से चल रहा था और चल रहा है, लेकिन बहुत से लोग हैं चाहते हैं कि हम अलग राज्य बनावें। हमारे साथ जो उपेक्षा हुआ, जो हमारे पूर्वांचल के जो प्रवासी लोग हैं, खासकर बिहार और जो उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र है, जो दूसरे स्टेटों में जाके जैसे महाराष्ट्र हैं या अन्य प्रदेशों में जाके जो वहां धक्का खा रहे हैं, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके वजह से लोगों ने ये कहा कि हमारा अलग राज्य हो, उसका डेवलप हो, उसका विकास हो और हमको दूसरे स्टेट में जाना न पड़े, हम अपने ही अपने घर में रह के रोजी रोजगार की व्यवस्था करें। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग पहले बंगाल जाया करते थे, वहां पर मिलों फैक्ट्रियों में काम करते थे। उसके बाद जैसे जैसे महाराष्ट्र और दिल्ली, गुजरात, पंजाब, यहां पर लोगों ने जाना शुरू किया। लेकिन बात अब यह है कि अब तक जितनी भी सरकारें रही हैं वह यूपी और बिहार की हमेशा उपेक्षित ही करती रही हैं, जिसके कारण यहाँ के लोग मजबूर होकर दूसरे स्टेटों में जाके अपना रोजी रोजगार के लिए वो गए और वहां पर उन लोगों ने अपना जीवन यापन करते हुए अपने क्षेत्र का भी, अपने घर का भी ख्याल रखते हैं। बहुत से लोग हैं सैकड़ों बरस पूर्व इसी कारण से, डेवलप न होने के कारण से भारत छोड़ के विदेशों में गए, मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, गुयाना, ट्रिनिडाद, सिंगापुर, थाईलैंड, तमाम ऐसे देशों में गए और वहां मेहनत करके उन लोगों ने, तो जो यूपी का जो पूर्वी क्षेत्र है और जो बिहार का जो क्षेत्र है, ये काफी कर्मठी लोग हैं और यहाँ के लोग जहां गए वहां अपने मेहनत से वहां पर मुकाम पाए हैं। अब बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जो विभाजन की जो अफवाहें चल रही हैं अभी, यह टोटल इस समय अफवाह ही है। ऐसा अभी कुछ नहीं बंटवारे के संबंध में। चूंकि उत्तर प्रदेश का बंटवारा हुआ सन 2000 में, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तर प्रदेश का बंटवारा किया, उन्होंने मध्य प्रदेश की बंटवारा किया, उन्होंने बिहार की बंटवारा किया। इसलिए हुआ कि छोटे राज्य होंगे तो वहां पर डेवलप जो है करना आसान होगा और प्रयास था, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास था कि डेवलप किया जाए। दुर्भाग्यवश सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकारें आई और कांग्रेस सरकार ने फिर वही काम किया जो पहले उन्होंने किया, कोई डेवलप नहीं किया। आप देखे होंगे जो हमारे गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर से सैकड़ों हजारों बच्चे लोग मर जाते थे, कोई वहां हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी उसकी लड़ाई लड़ते थे, तमाम लोग ऐसे हैं कि लड़ाई लड़ते थे, लेकिन किसी सरकार ने वहां डेवलप नहीं किया, पूर्वांचल का डेवलप नहीं किया। हर काम लखनऊ के पश्चिम क्षेत्र में डेवलप और विकास, एक्सप्रेसवे बना वो भी पश्चिम बना, कोई भी काम है, हर नेता का भी मकान अगर बना तो नोएडा गाजियाबाद में ही बना। पूर्वांचल और बिहार के वहां इतना क्राइम था, उस क्राइम के वजह से बहुत जो बुद्धिजीवी लोग थे वो सारे जो है बिहार को छोड़ के दिल्ली और महाराष्ट्र, और सुशांत का नाम आपने सुना ही होगा, आपने देखा ही होगा। तो अगर मेरा डेवलप और विकास हुआ होता तो मैं अलग राज्य मांग क्यों करता। लेकिन जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए हैं,
देखिए, मेडिकल कॉलेज उन्होंने 16 मेडिकल कॉलेज पूर्वांचल में बना के पूरे बिहार के लोग आके और लखनऊ पीजीआई में भर्ती होते थे। हम लोग परेशान हो जाते थे सवेरे से शाम तक सिफारिश करते करते। लेकिन जो ये मेडिकल कॉलेज जो है योगी आदित्यनाथ जी ने बनवाया है, जो एक्सप्रेस बेस बनवाया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस बेस बन रहा है। आप कहीं भ्रमित हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है। आपसे बहुत स्पष्ट सवाल है कि क्या महंत योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बन जाने के साथ पूर्वांचल की मांग गैर जरूरी हो गई? क्या उस राज्य की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक नेतृत्व चाहिए था, वो पूर्वांचल को महंत योगी आदित्यनाथ के रूप में मिल गया है? तो अब भोजपुरी समाज उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष प्रभुनाथ राय जी, जो लंबे समय से पूर्वांचल राज्य के हिमायती थे, राज्य एक अलग राज्य चाहते थे, क्या उन्होंने अपना विचार बदल लिया? क्या उन्हें अब लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, राज्य ठीक दिशा में, क्षेत्र ठीक दिशा में आगे बढ़ गया है, तो अब छोड़िए इस बात को। जी, ऐसा है सर कि जब अगर हम अलग क्यों होंगे, अलग तब होंगे जब हमारा डेवलप और विकास, और अलग तो होना ही है, आज नहीं कल सरकार जो है, कोई भी केंद्र सरकार होगा, अलग राज्य जो है पूर्वांचल, और मेरा पूर्वांचल नहीं, भोजपुरी जितने भी अभी तक स्टेट बने हैं वो भाषा के नाम पर ही स्टेट बने हैं। तो मेरा मांग ये था कि उड़ीसा जो है, जो उड़ीसा बना वो उड़िया के नाम पर बना, महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र के मराठी के नाम पर बना, गुजरात जो है गुजराती के नाम पर बना। तो जितने भी स्टेट बने वो सब भाषा के नाम पर ही बने हैं। इसलिए मैं भोजपुरी प्रदेश का मांग कर रहा था कि पूर्वांचल जो है वो बिहार के 12 जनपद और उत्तर प्रदेश के 27 जिले मिलाकर जो है हमारा एक अलग भोजपुरी प्रदेश बनाया जाए। और भोजपुरी भाषा की दर्जा नहीं मिला, जो हम लोग 25 करोड़ इंडिया में हैं और 5 करोड़ लगभग हमारे विदेश में जो रहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी जो 22 भाषाओं को भाषा की दर्जा मिला, वो कोई इतनी संख्या में नहीं है जितना भोजपुरी इसकी संख्या में है। तो जो हमारी उपेक्षा हुई थी, उस उपेक्षा के कारण आप सपा सरकार में जो भी काम हो रहा था वो इटावा में हो रहा था, जो भी महोत्सव कार्यक्रम सब इटावा में। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी हमारे जो पूर्वांचल गोरखपुर से आते हैं, उन्होंने पूर्वांचल के डेवलप का काम किया है, तो हम लोगों की कुछ आशा बनी है। दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहूंगा कि पूरे देश का, उत्तर प्रदेश का हमेशा मान सम्मान इसीलिए बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से यहां 80 हमारे सांसद चुने जाते हैं। तो सबसे जो है यहाँ केंद्र की जो राजनीति होती है वो उत्तर प्रदेश डिसाइड करता है, और यहाँ से हमारे 80 सांसद जाते हैं। मैं आपकी बात को समझ पाने में थोड़ा असमर्थ हूं। आप अपनी राजनीति के लिहाज से पूर्वांचल की मांग भी करते हैं, योगी आदित्यनाथ से अभिभूत हैं, तो इसलिए मान रहे हैं कि अभी तो सब ठीक ठाक चल रहा है। थोड़ा समझ पाना मुश्किल हो रहा है आपकी बातों को। आप स्वयं ही शायद तय नहीं कर पा रहे कि अभी आपको पूर्वांचल की मांग के लिए आंदोलन की जरूरत है, सड़क पर उतरने की जरूरत है, या जब तक योगी आदित्यनाथ है तब तक शांत बने रहने की जरूरत है। लेकिन हम मनोज यादव जी के पास चलते हैं। मनोज यादव जी शुरू से उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसने उत्तर प्रदेश के विभाजन का हमेशा विरोध किया। मनोज जी, आपसे समझना चाहूंगा, अचानक चर्चाएं क्यों सरगर्म है उत्तर प्रदेश के विभाजन की? क्या जैसा प्रभुनाथ जी ने कहा कि गंभीरता से मत लीजिए, अफवाहें हैं, पर अफवाह है तो इतनी तेज क्यों फैल रही है? केंद्र में सरकार भी भाजपा की, राज्य में सरकार भी भाजपा की, और अफवाह भी भाजपा शासित राज्य के संदर्भ में, किस लिए? कुछ कहेंगे मनोज जी? आप क्या समझ पा रहे हैं आप इसके पीछे खेल? बिल्कुल हिमांशु जी, जिस तरीके से प्रभुनाथ राय जी ने अपना वक्तव्य रखा, और इतना कमजोर वक्तव्य रखा, उतनी ही कमजोरी से मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश को बांटने की चाहत है उत्तर प्रदेश के कुछ चुनिंदा लोगों की। जो मांग है उत्तर प्रदेश को विभाजित करने की, वो इतनी धारदार नहीं है जितनी कि 20 साल पहले उत्तराखंड के विभाजन में उत्तर प्रदेश को देखनी पड़ी थी। लेकिन मैं प्रभुनाथ जी की तमाम सारी बातों से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखा, मुझे हंसी भी आई। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि योगी आदित्यनाथ ने 16 मेडिकल कॉलेज पूर्वांचल में बनवाए हैं। मैं जब भी उनका टर्म आएगा तो मैं उन 16 जिलों के नाम जानना चाहूंगा जहां पे योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल में मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। अगर नहीं बताते हैं तो उसको मैं सिरे से झूठ और सिर्फ झूठ समझूंगा।
दूसरी महत्वपूर्ण बात जी। कि उत्तर प्रदेश हमारी देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसका सिर्फ इकलौता गुलदस्ता बचा है, इसके अलावा दूसरा नहीं। जैसा प्रभुनाथ राय जी ने कहा कि तमाम सारे स्टेट बने तो भाषाई आधार पे बन गए, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पे आपका पहाड़ी भी पहले बोली जाती थी बहुत सारे हिस्से में, और आपका मुरादाबाद की भी लैंग्वेज बोली जाती थी, बुंदेलखंडी भी बोली जाती थी, और भोजपुरी भी बोली जाती थी, इटावा वाली जो भाषा है बुंदेलखंड की वो भी बोली जाती थी, और लखनऊ की जो नजाफत और नफासत की भाषा है वो भी बोली जाती थी, चाहे वो पीलीभीत का एरिया हो, अवध प्रांत हो, सब कुछ था। तो जो उत्तर प्रदेश की पहचान थी, देश की पहचान थी कि हमारा देश तमाम सारी संस्कृतियों को मिला के, तमाम सारे धर्मों को मिला के बना है, तो अगर देश में कोई एक इकलौता स्टेट बचा है तो वो बचा है उत्तर प्रदेश। तो ये बोगस मांग है, इस बोगस मांग को मैं सिर्फ और सिर्फ भटकाऊ पार्टी के द्वारा भटकाने के, जो तमाम सारे ज्वलंत मुद्दे हैं उनको भटकाने के लिए किया जाना चाहिए। दूसरी ओर इसको मैं जायज इसलिए भी इस वक्त मौजूदा परिस्थितियों में नहीं मानता क्योंकि जो प्रदेश की मांग होती है वो एक बड़ी प्रक्रिया है, जो विभाजन की, उसमें राज्य के विभाजन की जो प्रक्रिया वो एक लंबी प्रक्रिया है। उसके लिए विधानसभा में आपको एक पारित करना पड़ेगा, क्या वो लेके आते हैं, पारित होके वो केंद्र की सरकार को भेजना पड़ेगा, केंद्र की सरकार एक कमीशन गठन करेगी, कमीशन की जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास जाएगी, इसके बाद फिर संसद में वो जो भी विधेयक होगा उसको पास किया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया मुझे नहीं लगता है कि चुनावी वर्ष में बहुत सटीक बैठेगी, चाहे वो बीजेपी हो या तमाम सारे कोई भी राजनीतिक जब जो इस बात को मानते हैं। इसके लिए एक लंबा संघर्ष होगा, लंबा टाइमिंग होगा। और अगर प्रभुनाथ राय जैसे कुछ लोग विभाजन की बात करते हैं हिमांशु जी, तो मैं ये महसूस करता हूं कि एक बड़ा तबका है जो उत्तर प्रदेश स्टेट को बड़ा प्रदेश बनाए रखना चाहती है, और वो उसकी पहचान है। क्योंकि जब हम कभी भी बात करते हैं तो विश्व के 7वें नंबर का देश के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाता है, जनसंख्या भी उसकी एक महत्वपूर्ण है। डेवलपमेंट अगर आपको करना है तो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि इटावा का विकास हुआ, इटावा और सफाई का जो विकास हुआ वो वर्ल्ड लेवल पे हुआ, इसमें दो राय नहीं है, और मैं उससे भाग भी नहीं सकता, क्योंकि जो हकीकत है योगी आदित्यनाथ अभी हाल ही में देख भी आए कि सफाई और इटावा कैसे बना हुआ। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जो आधार रखा वो समाजवादियों ने रखा, और जो रोडे जोड़ी जाती, प्रभुराम जी की समझ को मैं थोड़ा सा ताजुब कर रहा था कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने चतुर्भुज योजना बनाई तो उसको भी एक सिरे से ही बनाना शुरू किया। वो बनते बनते मेरे ख्याल से आपको याद होगा जब पूर्वांचल के लास्ट जिले जब बिहार के गोपालपुर में घुसती है तो उसका काम बहुत सालों तक अधूरा पड़ा रहा। मैं 2015-16 में जब गया तब भी वो काम अधूरा था। तो बहुत सारी चीजें वो क्रमबद्ध तरीके से चलती, तो मुझे नहीं लगता है कि प्रभुनाथ राय जी को कोई तथ्यात्मक बात कहनी चाहिए जिससे कि लगे कि हाँ पूर्वांचल जी की बातों से असहमत है मनोज यादव जी। उन्हें लगता है कि कोई बहुत ठोस दलीलें नहीं मिली। समाजवादी पार्टी का रुख स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश भारत की सांस्कृतिक विरासत की सशक्त अभिव्यक्ति है। कम से कम उत्तर प्रदेश के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मौजूदा स्वरूप गौरव का बोध कराता है। बहुत स्पष्ट राय है मनोज जी की। लेकिन यादवेंद्र सिंह बुंदेला जी उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं जिसे शौर्य का प्रतीक तो माना गया, पर इस समय दारिद्र का प्रतीक भी कई लोग बताते हैं, वो है बुंदेलखंड का इलाका। वहां के लोगों की अपनी समस्याएं हैं, अपनी तकलीफ है, अपना दुख है, अपना दर्द है। और वो दुख दर्द तकलीफ केवल उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही नहीं, बल्कि जो इलाका मध्य प्रदेश के साथ में शामिल है वहां के लोगों के संदर्भ में भी है। हमारे साथ में पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता यादवेंद्र सिंह जी हैं। यादवेंद्र सिंह जी से समझना चाहेंगे बुंदेलखंड की जरूरत को, और इस समय जो विभाजन की बात चली वो केवल पूर्वांचल के संदर्भ में है। क्या पूर्वांचल से ज्यादा हक, ज्यादा जरूरत बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की है कि नहीं? इस संदर्भ में यादवेंद्र जी आपका नजरिया। यादवेंद्र जी आप अपना माइक्रोफोन थोड़ा ऊपर रख लेंगे तो आवाज साफ आ पाएगी। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। जो बोले
जी यादवेंद्र जी। हेलो, जी यादवेंद्र जी। आपको आवाज ठीक आ रही है? जी अब आपकी आवाज आ रही है। जी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि बुंदेलखंड प्रांत की मांग बहुत पुरानी है और हम इस बात से सहमत हैं। हम ना रायकर की बात से सहमत हैं, ना आपके जो दूसरे प्रवक्ता है उनसे सहमत है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ निर्माण के प्रत्यक्षदर्शी रहे। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति कर रहा है। आज मध्य प्रदेश से भी ज्यादा अच्छी स्थिति है। उनके पास बिजली एक्सेस है, उनके पास संसाधन एक्सेस है, उनका डेवलपमेंट जो है दिखाई देता है। दूसरी तरफ अपन झारखंड में चले जाए अगर, तो झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य बिहार के साथ जिसके साथ अन्याय हो रहा था, आज झारखंड जो है डेवलप कर रहा है बिहार से भी ज्यादा। इसलिए हम पूर्वांचल वालों की राय साहब की बात से इसलिए सहमत रहे कि ये केवल योगी आदित्यनाथ के राज लाभ रहे, जबकि ये इनकी पार्टी का अंदरूनी मसला है। इनकी पार्टी में जो है इस समय उत्तर प्रदेश में उथल पुथल चल रही है और इनका शीर्ष नेतृत्व ये सोच रहा है कि योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिए राज्य का विभाजन करा दे और इनको कहीं ना कहीं पे ये भर फंसा रहा है कि ये अगर ये विभाजन हो जाएगा तो योगी आदित्यनाथ कुछ इलाके तक सीमित हो जाएंगे और शीर्ष नेतृत्व को वो चुनौती नहीं दे पाएंगे। लेकिन मेरी ये स्पष्ट धारणा है कि छोटे राज्य हमेशा विकास करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं और छोटे राज्य होना चाहिए। जी राजीव गांधी जी ने बुंदेलखंड पैकेज का हमें लगभग 3500 करोड़ रुपया दिया था मध्य प्रदेश के इस्तेमाल, इतना ही हिस्सा दिया था उन्होंने उत्तर प्रदेश के। लेकिन जब राज्य छोटी जगहों के प्रति अन्याय करते हैं, जो बुंदेलखंड पैकेज का पैसा है उसका दुरुपयोग हुआ है पूरे हमारे मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की हालत क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन जब इतनी बड़ी राशि जो है 72,000 करोड़ रुपया हमें दिया गया, उसका आज दिखाई नहीं देता है। उस समय की सरकारों ने उसके ऊपर काम नहीं किया, इसलिए कि वो दूसरे को श्रेय ना मिल जाए। तो जब छोटे राज्य बन जाते हैं तो वो उन्हें अपने इलाके में विकास करने का वातावरण में होता है। मेडिकल कॉलेज बन जाना कोई विकास होता है क्या? और ये कोई ऐसी बात है, मेडिकल कॉलेज बनना जरूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेडिकल कॉलेज बन जाने से ही केवल हमें विकास दिखाई देने लगे, बहुत विकास कर दिया। बहुत ये तो राजनीति का हिस्सा है आजादी के बाद से। तो जहाँ का नेतृत्व होता है, जहाँ का मुख्यमंत्री होता है, वो अपने इलाके में विकास करता है। तो योगी आदित्यनाथ ने अपने इलाके में विकास कर लिया, बाकी पूरा उत्तर प्रदेश आज फिर वही से वही भटका है। तो हमारा स्पष्ट अभिमत है कि छोटे राज्य बनाए जाने चाहिए और हमारे बुंदेलखंड के पास तो संसाधन भी खूब है। अगर बुंदेलखंड यूपी से अलग कर दिया जाए, इधर मध्य प्रदेश से अलग कर दिया जाए, तो हम संसाधनों के मामले में इतने सशक्त है कि हम अपना डेवलपमेंट, अपना विकास अपने आप करें। हमारे पास पानी है, हमारे पास हीरा है, हमारे पास माइंस है, मतलब जो भी आज के विकास के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं वो सारी की सारी बुंदेलखंड के पास है और इन्हें बुंदेलखंड विकास के, बुंदेलखंड निर्माण के लिए इन्हें तैयार होना चाहिए और बुंदेलखंड का निर्माण करना चाहिए। तो यादव जी तो खुले तौर पर बुंदेलखंड के संदर्भ में समर्थन कर रहे हैं कि इस राज्य का गठन होना ही चाहिए। हालांकि ये अजरज की बात है कि आज से 1 दशक पहले बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग जितनी बुलंद थी, पिछले कुछ समय से वो आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता और विधायक नागेंद्र सिंह राठौड़ जी हैं। राठौड़ जी से समझना चाहता हूं, राठौड़ जी 4 साल की योगी आदित्यनाथ की यशस्वी सरकार के रहते हुए चर्चा होनी चाहिए थी सरकार के कामकाज पर, चर्चा होनी चाहिए थी सरकार की उपलब्धियों पर, चर्चा होनी चाहिए थी योगी आदित्यनाथ के दिए गए प्रशासन पर। अचानक किस प्रकार की चर्चा लेकर आ गए आप लोग? बात चलने लगी कि उत्तर प्रदेश का विभाजन किया जाए, जो इलाके उपेक्षित हैं उनको विकास की मुख्य धारा में लाया जाए। क्यों हो रही है चर्चा? थोड़ा आपसे दृष्टि मिले। द्विवेदी जी, ये जो चर्चा आप कर रहे हैं ये कोई आधिकारिक जानकारी के आधार पर चर्चा नहीं है। ये सिर्फ मीडिया का कयास है और उस कयास पर चर्चा करना, उस कयास पर कोई जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। और जैसा कि आपने शुरू में कहा था, एक लंबे समय के पास भारतीय जनता पार्टी 2017 में सरकार में आई है, तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए सरकार में आई कि 2014 में जब माननीय मोदी जी के हाथों में
केंद्र सरकार का, इस देश का नेतृत्व था। उनकी जो जनहितकारी योजनाएं थी, जब वो जमीनी स्तर पर लागू हुई, जनता को ये लगा कि जो प्रदेश की सरकार है वो राजनीतिक द्वेषवश इनको सही तरीके से लागू नहीं कर रही। तो जनता ने पूर्ण बहुमत ही नहीं, अभूतपूर्व बहुमत देने का काम भारतीय जनता पार्टी को किया और 300 से 25 से सीटें जीत करके माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, कानून और व्यवस्था जो स्थिति बदहाल थी, माननीय योगी जी ने पहले ही सदन में ये कहा था कि गुंडे और माफियाओं की दो ही जगह होंगी, या तो जेल या फिर जहां कोई जाना नहीं चाहता। नंबर 2, तमाम ग्रामीण विकास की ऐसी योजनाएं थी। आप एक उदाहरण हम बिजली का देते हैं। अभी प्रभुनाथ सिंह जब पूर्वांचल की बातें कर रहे थे तो मनोज जी को रात नहीं आ रही थी, और उन्होंने जब वही का जिक्र किया तो उन्होंने बड़ी उसमें छुट्टी लेने का काम किया। आप ये समझिए, वही बिजली घर है और वही सब अधिकारी है। बिजली केवल 5 और 6 जिलों में पूरे प्रदेश में चलती थी। माननीय योगी जी के नेतृत्व में हर जनपद को बराबर बिजली मिल रही है, और ऐसा किसी के साथ कोई वीआईपी जिला नहीं माना गया है। ये मनोज जी, आपके यहाँ इटावा, कन्नौज, मैनपुरी के जो वीआईपी जिले थे, वहाँ बिजली चलती थी 22 घंटे, और दूसरे जनपदों में बिजली चलती थी 4 घंटे। और दूसरा जरा जनता की योजनाओं की एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आपके कार्यकाल में सूखा राहत का पैसा बटा था। इटावा में उतने की चेक 21,000 रुपए की मिल रही थी, कन्नौज में 19,000 की मिल रही थी, और पड़ोसी जनपदों में 1,800 रुपए की मिल रही थी। ये आपका था दृष्टिकोण, और माननीय मोदी जी का दृष्टिकोण सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो चला है, और योगी जी ने उसको जो मूर्त रूप देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता को अब दिखने लगा है कि इस प्रदेश का की भलाई योगी जी के नेतृत्व में, और इस देश का उत्थान मोदी जी के नेतृत्व में संभव है। और जो आप ये विभाजन की बात कर रहे हैं, इस पर हमें कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। नागेश जी, मैं 2-3 सवाल करता हूं। आपने कहा कि ये कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन चर्चा है, इससे आपका इंकार नहीं। राजनीति के क्षेत्र में चर्चाएं ही आने वाले समय की आहट का अनुभव कराती हैं। 1962 से अलग पूर्वांचल राज्य की मांग क्षेत्र की राजनीति में है, और जो आज उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री, आपके प्रिय नेता योगी आदित्यनाथ हैं, वो स्वयं भी एक समय में अलग पूर्वांचल राज्य के हिमायती रहे हैं। आपसे जानने में दिलचस्पी है, जिस अलग पूर्वांचल राज्य की हिमायत एक समय में योगी आदित्यनाथ किया करते थे, क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के साथ वो मांग गैर जरूरी हो गई? ये आपसे सवाल है। क्या अलग राज्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के संदर्भ में था, या पूर्वांचल का कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए, इसके साथ ही उस क्षेत्र की तस्वीर बदल जानी थी? ये आपसे सवाल है। योगी जी ने पूर्वांचल की बदहाल दशा के विषय में संघर्ष करने के लिए, उसको सुधारने के लिए जो अपना विषय रखा, अभी प्रभुनाथ जी भी कह रहे थे, मैं मनोज जी से पूछना चाहता हूँ। पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस एक बुखार आता था, और 2012 से 17 तक की आपकी सरकार रही है। अगर आप बहुत सतर्क थे, बहुत सजग थे, तो आप बताइए 2012 से 17 तक कितनी मौतें हुई हैं? और 2017 के बाद जब माननीय योगी जी ने नेतृत्व संभाला है, इंसेफ्लाइटिस पर पूर्ण विराम लगने का काम हुआ है। ऐसी दशा आपने पूर्वांचल की कर रखी थी, इसलिए पूर्वांचल की बदहाल दशा को सुधारने के लिए तो योगी जी ने कहा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि माननीय योगी जी ने कहीं भी पूर्वांचल की मांग की हो। तो कुल मिलाकर पूर्वांचल की बदहाल व्यवस्था को लेकर चिंतित थे, इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी कहा करते थे। बाकी अलग राज्य की हिमायत उन्होंने नहीं की, ऐसा नागेंद्र सिंह राठौड़ जी का आज कहना है। लेकिन वो तमाम बैठकें जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूर्वांचल में, गोरखपुर में होती थी, उसके साक्षी तमाम लोग रहे हैं। मनोज यादव जी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, एक बार उनकी बात सुनते हैं और फिर जाके हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी बैठे हुए हैं,
उनसे थोड़ा इस मांगों के संदर्भ में एक नजरिया समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस पूरी कहानी के पीछे है क्या। पहले मनोज जी का हस्तक्षेप। देखिए हिमांशु जी, बीजेपी के साथी ने कई सारे सवाल उठा दिए, तो उस पर जवाब देना बिल्कुल जायज बनता है और देना भी चाहिए हमें। 16 मैंने मेडिकल कॉलेज का जिक्र जो किया था, भोजपुरी समाज के अध्यक्ष जो हैं, उनका जवाब मेरे ख्याल से विधायक जी को दे देना चाहिए, उन्होंने भी नहीं दिया। खैर मैं इंतजार करूंगा। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब गोरखपुर में बच्चों के अस्पताल का लगभग 100 से ज्यादा बेडों का अस्पताल जो बनाया गया, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाया गया कि नहीं? एम्स के लिए समाजवादी सरकार ने जमीन दी कि नहीं दी? और मैं अंबेडकर नगर की बात करूं तो जो मेडिकल कॉलेज बना, उसकी मतलब मायावती की सरकार में बना, जो अधूरा काम था उसको समाजवादियों ने पूरा किया। आजमगढ़ का मेडिकल कॉलेज, और चाहे आपका इलाहाबाद का, चाहे जौनपुर का, आजमगढ़, कितने सारे जिलों का मैं नाम लूं, और बलिया का, कितने सारे जिलों में कौन कौन सा काम समाजवादियों ने नहीं कराया, बदाली का। और मैं फिर कह रहा हूं, स्पष्ट रुख के साथ कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल के तमाम सारे जिलों में डेवलपमेंट करने का प्रयास किया। बड़ा प्रदेश है, इस बात में दो राय नहीं। पूर्वांचल सबसे लास्ट हिस्सा, इसको भी नहीं नकार सकते हैं। तो जो एक विकास का दायरा है, और जब तक उस क्षेत्र में पूरी तरीके से तमाम सारे औद्योगिकरण नहीं किए जाएंगे, तब तक वो जो पलायन वाली स्थिति तो वो भी नहीं बंद होने वाली। तो आपने क्या किया वो बताइए ना। आप 5 साल में कितने आपने उद्योग ये सवाल कर रहे हैं, मनोज जी ये भी बता रहे हैं हमने तो क्या कुछ नहीं किया। लेकिन मनोज जी को आत्मचिंतन की जरूरत तो है। आपने इतना सब कुछ भी किया, पर 2017 में जनता को उस पर भरोसा नहीं आया, उस पर विश्वास नहीं आया, और जनता ने आपको सिरे से खारिज कर दिया। तथ्य है मनोज जी, फिर आऊंगा आपके पास में। लेकिन अभी मुझे हेमंत तिवारी जी के पास जाना है, और हेमंत तिवारी जी से समझना है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हर इलाका लगभग असंतुष्ट दिखाई देता है। हेमंत जी, हरित प्रदेश की बात करें, लंबे समय से मांग चलती रही। पूर्वांचल के संदर्भ में 1962 से मांग चल रही है। बुंदेलखंड के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के 6, मध्य प्रदेश के 7 जिलों के साथ में मांग चल रही है। आपसे समझना चाहता हूं, 22-25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश, जो देश की दिशा तय करता है, देश को तमाम प्रधानमंत्री अगर मिलते हैं तो उत्तर प्रदेश के बूते मिलते हैं। उस प्रदेश में रहने वाले लोग निजी तौर पर इतने असंतुष्ट हैं, या वहां की सियासत में सक्रिय लोगों की महत्वाकांक्षाएं इतनी है, और उन्हें लगता है कि जब तक प्रदेश विभाजित नहीं होंगे, इलाके बटेंगे नहीं, तब तक उनके मुख्यमंत्री बनने के सपने पूरे नहीं होंगे। और इसलिए बहुत जरूरी उनके सपनों को साकार करने के लिए राज्य को बंटना जाना चाहिए, खंड खंड हो जाना चाहिए। क्या कहते हैं हेमंत तिवारी जी आप? मैं हेमंत तिवारी हूँ जी। हमको अगर आप कंफ्यूजन कुछ और आपने कर दिया है मनसुख जी। बहुत देर से ज्ञान प्राप्त कर रहा था, 36-37 मिनट से। ऐसा है कि इस तरह के डिसीजन जब भी राज्यों के पुनर्गठन के होते हैं, तो निश्चित रूप से उसके पीछे एक राजनीतिक सोच अवश्य होती है। इसमें कोई शक नहीं कि एक जमाना था जब वो सारे रिसर्च और सारे तजुर्बे बताते थे कि छोटे राज्य बनने से विकास की प्रक्रिया त्वरित होती है, उसमें वृद्धि होती है। ऐसा देखा भी गया था। और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में जो फैसला हुआ, वो शायद अभी फुल न प्रूव हो पाया हो। हालांकि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जो तरक्की कर रहे हैं, और अगर तरक्की नहीं छोटे राज्य कर रहे हैं, तो उसके पीछे संभवतः एक राजनीतिक कुप्रबंधन जो सत्ता जनित रहा, उसको दोषी माना जाए। इस कंसेप्ट को शायद न दोषी माना जाए। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त की भाजपा नहीं, ये नए मिजाज की भाजपा है और नए तरीके की पॉलिटिक्स करती है। पिछले 7 साल से हम लोग देख रहे हैं। इनका अपना एजेंडा, अपनी सोच होती है। और पहले तो इस पूरे डिबेट का एक मूल मंत्र बता दूं कि एक राजनीतिक उथल पुथल का वातावरण उत्तर प्रदेश में अभी जो देखा गया पिछले एक पखवाड़े के दौरान, यह उसी दौरान उपजी हुई एक खबर है, जिसको मैं अपनी दृष्टि से, जरूरत है कि नहीं है ये डिबेट का विषय हो सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही हिमांशु जी, लेकिन मेरे नजरिए से ये एक सियासी सिगोफा है और
शायद चीजों को डाइवर्ट करने का, हो सकता है इस तरह की बात कहीं आई हो, लेकिन यह बात कहीं किसी स्थापित मंच पर या कार्यवाही में नहीं है। क्योंकि जब राज्य पुनर्गठन की बात होती है तो हर राज्य में उसका अपना एक पुनर्गठन विभाग होता है, और मेरी पर्सनल जानकारी है कि पिछले कई वर्षों से उसने कोई एक्टिविटी नहीं की है। उस विषय जो अनंतिम कोई फैसला हुआ है वो मायावती कार्यकाल के, जिसका आपने हिमांशु जी जिक्र किया। उत्तर, लेकिन हैरत की बात है, देखिए पॉलिटिकल बात क्यों समझा रहा हूँ, ये बात हुई, बात के पीछे आधारे लिया गया कि 3 स्टेट बढ़ जाएंगे, तो योगी जी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मोदी जी से उनका कन्फ्रंटेशन चल रहा है, या सेंट्रल लीडरशिप से जिनका कुछ तनातनी चल रही है, ऐसा देखा भी गया, कई तरीके से देखा गया। जो सच है उसको बोलना चाहिए, स्वीकार भी करना चाहिए। तो हो सकता है कि योगी को कमतर करने के लिए उनको उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों, 25 जिलों, यानी जिसमें गोरखपुर भी आता है, जिसको हम पूर्वांचल कहते हैं, वहां तक समेट दिया जाए, बाकी 2 और राज्य देख लिए जाए। ये इसलिए भी कहा गया कि शायद पंचायत चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं और जो कोविड मैनेजमेंट में शुरुआती कुप्रबंधन हुआ है, जिससे जनता में बड़ा रोष है, और जिस बात का इल्हाम भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप को है, हो सकता है उससे बचत मिले। लेकिन ये तर्क वितर्क हवा में थे। और आपको बता दूं, ध्यान होगा आपको हिमांशु जी, योगी आदित्यनाथ जी जब दिल्ली से लौट के आते हैं, जो बहुप्रतीक्षित बहुचर्चित बैठकें थी, यूनियन होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, पार्टी प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति से, वहां से लौट के आते ही पहला एक डिनायल, एक ऑफिशियल कंट्राडिक्शन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से और अधिकृत रूप से जारी किया जाता है, बाकायदा सूचना विभाग जारी करता है कि इस तरह की जो अफवाहें हैं ये कपोल कल्पित हैं, ये निराधार हैं। मतलब एक तरीके से जो पॉलिटिकल कंट्राडिक्शन या डिनायल आते हैं उसको छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अधिकृत रूप से इसको जारी किया गया कि इस तरह कोई चर्चा है नहीं। और वाकई इस तरह की कोई चर्चा, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं 30-35-36 साल से सत्ता जहां होती वही रिपोर्टिंग करता रहा हूं, तो मैं जानता हूं ये इस वक्त फिलहाल एक पॉलिटिकल विषय था। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने बहुत अच्छा, मैं विषय की तारीफ करता हूं, आगे भी कहूंगा कि इस तरह के इश्यूज पर डिबेट होनी चाहिए। हिमांशु जी देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, कितने कई राज्य इसमें समा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से, और 80 सीटें लोकसभा की जो बल्क में होती है, इसलिए तो बताया जाता है कि यही से रास्ता जाता है, सत्ता की सीढ़ी यही से है। वो होता क्या है कि जो पॉलिटिकल मास्टर्स होते हैं उनके दिमाग में होता है कि अगर लहर एक ऐसे सारी चीज बने तो उनको यूपी से बल्क में बहुत कुछ मिल जाएगा, तो जिसकी सत्ता लगातार चल रही हो उसको ऐसा क्यों इस लाभ से वंचित होना चाहेगा, नहीं होना चाहेगा। नंबर 1, हालांकि मेरा जाति तौर पर अपने तजुर्बे से मानना है कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा जरूर होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ यही कह रहा हूँ, 37 साल से तो मैं मुसलसल लखनऊ में पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैंने इस अवधि में न तो पूर्वांचल, न पश्चिमी उत्तर प्रदेश और न बुंदेलखंड यहाँ प्रभावी प्रदर्शन नहीं देखा। बुंदेलखंड में कुछ जरूर हुआ था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश के नाम से, मैं आपको बता दूं, जब कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर बने थे तब यही जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे मुलायम सिंह के मुकाबले, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह, इन्होंने इस इशू को उठाया था। ये बात उस वक्त ठीक उठी थी, लेकिन पिछले 3 दशक से हरित प्रदेश की बात खाली बयानों में, भाषणों में रही है। पूर्वांचल की बात किसने कब उठाई? रघुनाथ राय जी कब उठाई? किसने बताई? किसी एक दो नाम ले लीजिए, आपको नहीं पता होगा, किसी ने नहीं उठाई, उठी ही नहीं, कागजों में है, ऐसी संस्थाएं बनी है। जहां तक पूर्वांचल की बात बताओ, पॉलिटिकली ये पहला मौका है 2014 का हिमांशु जी, और उसके बाद 2019 का, फिर 2017 का असेंबली इलेक्शन, जब पूर्वांचल जो बरसों से, बल्कि 3 दशक से रीजनल जो छत्रप है, क्षेत्रीय पॉलिटिकल छत्रप है, उनके हवाले था। मतलब समाजवादी पार्टी, बसपा, पहले बसपा का बड़ा प्रभुत्व रहा, फिर
समाजवादी पार्टी का बड़ा असर रहा। भारतीय जनता पार्टी आप देखिएगा 125 के आसपास सीटें वहां आती हैं करीब 25 जिलों में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस 2017 के पहले मिनिमल रहा है, वहां बहुत खराब रहा है। तो मुझे लगता है ये सही वक्त है, हालांकि अभी इस वक्त कुछ नहीं होना है, चुनाव होना है, चुनाव की ही तैयारी में सब लोग लगेंगे। चुनाव के पहले खाली भाषण होते हैं, न तो ये कहीं आइडिया था न होने जा रहा है। लेकिन मैं तो निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा आज नहीं तो कल, अगली सरकार किसी की आए, अखिलेश यादव की आए, योगी आदित्यनाथ की आए, भाजपा की आए, सपा की आए, इसके अलावा किसी और की आनी नहीं है। तो इस विषय पर जरूर मंथन करें कि उत्तर प्रदेश को कम से कम 3 हिस्सों में बांट दें, वाकई तरक्की होगी। वो पुराना फंडा हो सकता है कहीं तरक्की न हुई हो तो लोग सारी बातें कही, लेकिन मैं 1-2 बिंदुओं पर आपकी और प्रतिक्रिया चाहता हूं। आप जैसा अनुभवी पत्रकार हमारे साथ में है। पूर्वांचल की मांग 1962 में उस समय पर अस्तित्व में आई थी जब गाजीपुर से सांसद विश्वनाथ प्रसाद गहमरी ने लोकसभा में बड़ा भावुक भाषण दिया था पूर्वांचल की बदहाली को लेकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू तक की आंख में आंसू आ गए थे, ऐसा लोग बताते हैं। 1995 में इसके संदर्भ में बाकायदा एक समिति का गठन भी हुआ, मांगे चली। लेकिन अभी जैसे प्रभुनाथ राय जी बोल रहे हैं भाषा के आधार के पन्नों को पलटने में दिखाई देती है। पर आपसे जानना चाहता हूं कि जिस बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सरकार के अंतिम दिनों में राज्य के विभाजन का बाकायदा विधानसभा में बिना चर्चा के प्रस्ताव पारित किया था, वो पिछले 10 साल से इस संदर्भ में कुछ नहीं कर रही है। इसमें कोई टिप्पणी आपकी तरफ से मिले, क्योंकि हमारी बातचीत जरा संपूर्ण हो। जरूर। मैं हिमांशु जी, लोग मरहूम रामविलास पासवान को सियासत का बहुत बड़ा मौसम वैज्ञानिक मानते थे, लेकिन मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि मायावती बंद कमरे में बैठ करके राजनीति की, गणित की बहुत बड़ी मास्टरनी है। आप सोचिए, भला सोचिए, मुझे मेरा रिटायरमेंट होने को होगा और उसके 2 महीने पहले मैं जन कल्याण की कितनी योजनाएं चला सकता हूं। ये तो पॉलिटिकल गिमिक था, एक राजनीतिक पासा उन्होंने फेंका तो उनके दिमाग माया कि अगर इस तरह से करेंगे तो हो सकता है। क्योंकि बुंदेलखंड में उस वक्त तक 2012 तक उनकी ठीक पकड़ थी, वेस्टर्न यूपी में ही थी। अम्बेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, 5-7 जिले पूर्वांचल रह गया था 2007 की तरह। एक दांव उन्होंने खेला था। पब्लिक भी समझती है, पब्लिक को मालूम है तुम जा रहे हो, तुम्हारी सरकार का आखिरी कार्यकाल चल रहा है, इसमें तुम अगर असेंबली में ये पास करा दोगे प्रस्ताव या पुनर्गठन आयोग थोड़ा सा सक्रिय हो जाएगा, इससे कुछ होने वाला नहीं। ये एक पॉलिटिकल गिमिक था। लेकिन एक बात हिमांशु जी मैं जरूर कहूंगा कि अभी जैसे मैं प्रभुनाथ राय सुन रहा था, भोजपुरी के लिए बड़ा काम किया इन्होंने, लेकिन अभी अपनी बातें किस तरह से खुद कंट्राडिक्ट कर रहे थे कि ये पहले इसकी मांग भी करते थे और उसके बाद एक कह रहे हैं कि पूर्वांचल का विकास जब से योगी बाबा शुरू कर दिया उसके बाद से उसकी जरूरत ही नहीं रह गई। फिर तमाम मेडिकल कॉलेज वहां बनवाने लगे। मेडिकल कॉलेज कहाँ कितने बने, ये सब सच्चाई है। इसमें ये तथ्यात्मक थोड़ी, और जनता टीवी तो एकदम, और ये अपना चैनल तो सारी सच्चाई और असली चीज पेश करता है। तो राय साहब इसको थोड़ा पढ़ गाया करिए, क्योंकि जनता देखती है, सुनती है। और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा डॉक्टर हिमांशु जी की ईमानदारी बढ़ती जाए, ये हेमंत तिवारी जी का कहना है। बसपा के द्वारा जो लिया गया था फैसला मायावती की सरकार में, वो एक गिमिक के अलावा कुछ नहीं था, ये कहना भी हेमंत तिवारी जी का सीधे तौर पर है। और प्रभुनाथ जी, आपसे जानना चाहता हूं, मैंने सवाल पहले भी दोहराया था, एक बार फिर दोहराता हूं, क्या योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से अलग पूर्वांचल के संदर्भ में राज्य की जो मांग थी अब वो गैर जरूरी हो गई है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बन जाने से
क्षेत्र को विकास के लिए जिन कदमों की जरूरत थी वो कदम मिल गए। और मनोज यादव जी का सवाल है, 16 मेडिकल कॉलेज खुले आपने बताया था, उनकी सूची क्या बताने की स्थिति में आप हैं? मनोज यादव जी की तरफ से आपसे सवाल दोहरा देता हूं, दोनों सवाल आपसे। क्या योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री हो जाना अलग पूर्वांचल राज्य की मांग को गैर जरूरी कर देता है? और दूसरा, जो विकास के अंतर्गत आपने एक दावा किया 16 मेडिकल कॉलेज का, क्या उसकी सूची आप अभी बताना चाहेंगे या बाद में प्रत्यक्ष से मनोज जी के पास में सूची भिजवाना चाहेंगे? आपकी टिप्पणी। अरे आधी तो मनोज जी ने ही बता दिया कि वो सपा सरकार में बना हुआ है। भाई देवरिया मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज, बस्ती मेडिकल कॉलेज, ये सारे मेडिकल कॉलेज वो तो बता रहे हैं कि सब उसी समय जो सपा सरकार में बन गया है। हम कह रहे हैं कि सपा सरकार में डेवलप विकास अगर हुआ तो जनता ने क्यों हटा दिया उनको? और पूर्वांचल का जो डेवलप जो है आज जो है हमारे क्या गोरखपुर की यूरिया खाद की फैक्ट्री क्या जो है चालू कराए थे क्या सपा सरकार में? एम्स क्या चालू हुआ था क्या? ये तो माननीय योगी जी के आने के बाद। और ऐसा मैंने नहीं कहा कि पूर्वांचल अलग राज्य या भोजपुरी अलग राज्य को हम नकार रहे हैं, यह बनेगा ऐसा नहीं है भाई। जब 12 करोड़ उत्तर तो प्रदेश प्रभुनाथ जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, कब बनेगा? जब पूर्वांचल का बेटा इस समय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, सारे अधिकार उसके पास में है, तो क्या आप मांग नहीं करते योगी आदित्यनाथ से कि ये सही समय है पूर्वांचल के संदर्भ में, अपना कर्जा चुकाने के संदर्भ में, और ये समय है कि जब अलग पूर्वांचल राज्य की मांग विधानसभा से पारित करा ली जाए? कहने में डर क्यों रहे प्रभुनाथ जी? अगर आपको इतना ही लग रहा है तो आपसे सीधा सवाल है कि क्या ये सबसे सुखद अवसर पूर्वांचल के हिस्से में नहीं है? योगी आदित्यनाथ जैसा करपट, ईमानदार, दबंग प्रशासक मुख्यमंत्री के तौर पर आपको हासिल है। क्यों नहीं पूर्वांचल की मांग, पूर्वांचल के सपने को इस दौर में आप साकार करा लेते? देखिए, अगर मैं पूर्वांचल राज्य की मांग मान लीजिए कि हो भी जाता है, मैं एक समाज का नेतृत्व करता हूं और हम 36 साल से, अभी हमारे हेमंत जी हमारे साथ बहुत हर मेरे कार्यक्रम में रहते हैं, और हमेशा यह हम सड़क पर उतर के लाठी डंडा चलावें, लाठी डंडा खाएं, सरकार को मैं तबाह करूं, मैं अपने लोगों को तबाह करूं, यह कोई ऐसा कोई आंदोलन मैंने नहीं किया। मैंने जो भी मेरे कार्यक्रम, मीटिंग, बैठक, सारे विधायकों से उनको चिट्ठी लिखवाना, हमने अभी 80 सांसदों की चिट्ठी लिखवा के भोजपुरी भाषा की दर्जा दिलवाना, अपने जाति के लोगों के लिए किया, के लिए किया, और इसके बाद जनहित में आपने कोई ऐसी कार्य योजना नहीं। आगे जी, मेरे सवाल को एक बार फिर समझने और सुनने की कोशिश करें। मेरा सवाल आपसे स्पष्ट तौर पर यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ जी की 4 साल के कार्यकाल में इतना संतुलित विकास हुआ है, इतना समुचित विकास हुआ है, इस तरीके का विकास हुआ है कि उत्तर प्रदेश के किसी विभाजन की कोई जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश के मौजूदा स्वरूप से कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत आप महसूस नहीं करते हैं? और मनोज यादव जी जो उत्तर प्रदेश के विभाजन का विरोध करते हैं, क्या उस विचार के साथ नागेंद्र सिंह राठौर जी खड़े होते हैं? दुबे जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि विभाजन की क्योंकि कल्पित विषय है, उस सब्जेक्ट में कोई चर्चा नहीं। और जहां तक विकास की बात है, आप याद करिए इन्हीं के कार्यकाल में बुंदेलखंड में पानी की, पेयजल की क्या स्थिति थी? क्या 4 साल में माननीय योगी जी की सरकार में ऐसी कोई स्थिति आई है? बुंदेलखंड को विकास मस्जिद स्थापित करके जो डेवलपमेंट करने का योगी जी ने काम किया है, उसमें बुंदेलखंड में एक नया आयाम लगा है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ चौमुखी विकास हुआ है माननीय योगी जी के कार्यकाल में, और उसी आधार पर जनता उनमें भरोसा करती है और उनको समर्थन करेगी, और 2022 में फिर 300 के पार लेकर के सरकार बनाने का काम। नागेंद्र जी, आप सारी बात कह ले रहे हैं, पर इस संदर्भ में स्पष्ट तौर पर कहने से बच रहे हैं उत्तर प्रदेश का विभाजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का मौजूदा स्वरूप रहना चाहिए या इसमें बदलाव होना चाहिए? कुछ कहेंगे? हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी हैं, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा उत्तर प्रदेश का विभाजन होना चाहिए।
मनोज यादव जी ने साफ तौर पे कहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नागेंद्र सिंह राठौड़ जी के पास में कुछ कहने के लिए स्पष्ट है या केवल योगी आदित्यनाथ बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही बढ़िया है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कहेंगे हमसे? सुवेदी जी, जरा आप ग्रामीण अंचल में जाकर के देखिए हकीकत को। आप जी। हमारी कही बात को ये लगता है कि बढ़िया बढ़िया, जरा आपका जो मूल जनपद हो उसी में जाकर के देख लीजिए, तब आपको स्वतः इसकी अनुभूति हो जाएगी। नागेंद्र जी का कहना यह है कि आप तो केवल योगी आदित्यनाथ के सरकार के कामकाज को देखिए, बाकी पे कोई हस्तक्षेप नहीं। पर हेमंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हेमंत जी की बात सुनते हैं। जी हेमंत जी। अरे राठौर साहब, आपको 4 महीने 6 महीने बाद जनता के बीच में जाना है चुनाव के लिए। आप स्वयं बताइए कि आपके जिले में कन्नौज में, फर्रुखाबाद में या आलू बेल्ट में पिछले 4.25 साल में कौन सा नया प्रोजेक्ट लगा? आप क्या बताएंगे राठौर साहब? मैं एक एक जिले के एक तहसील की प्रगति जानता हूं, क्या बताएंगे? हेमंत जी का सवाल है नागेंद्र जी आपसे। हेमंत जी, 4 जिलों को आप पूछ रहा हूं। आधारित फैक्ट्री लग रही है और ये सौरज के पास है, आप पता करा लीजिए, समझे। और उद्योग लगाने से नहीं, ग्रामीण अंचल के लोगों की आर्थिक दशा सुधारने में, उनको स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं देने में, उनको बिजली और सड़क स्वास्थ्य देने में जो योगी जी ने काम किया है। उद्योग तो रायबरेली में बहुत लगे थे तिवारी जी, अमेठी में भी उद्योग बहुत लगे थे, लोगों को किस दशा पे पहुंचने का काम हुआ। उद्योग तो युवकों की कंपनी गोरखपुर में खोली थी कांग्रेस और बंद हो गई, तो दोबारा चला नहीं पाए। माननीय मोदी जी और योगी जी ने उसे चलाने का काम किया है। उद्योग से कुल मिला के नागेंद्र जी का कहना है ग्रामीण इलाकों में बहुत बेहतर काम योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है, जनता का भरोसा उनके साथ में है, चुनाव में जाएंगे, प्रचंड बहुमत से फिर से वापस लौट कर आएंगे। देखिए मनोज जी की इस विचार के साथ में कोई अपनी टिप्पणी है, उनकी बात कार्यक्रम के आखिरी टिप्पणी के तौर पर सुनते हैं। ये मनोज जी आपकी अपनी बात इस कार्यक्रम के अंतिम हिस्से के रूप में। हिमांशु जी, मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत तौर पे ये बात कहना चाहूंगा। मैं हमेशा ये महसूस करता हूं कि बीजेपी के जो लोग बैठे, चूंकि वो सत्ता में है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जनता ने फिक्स की हैं, तो कुछ तथ्यों के साथ बात रखी जाए तो मुझे लगता है कि मैं भी असहज महसूस करूं और ये महसूस करूं कि शायद सरकार ने कुछ किया है। तो कोई तथ्यात्मक बात नहीं निकल के आती तो थोड़ा सा अंदर से अजीब सी विचलित हो जाता हूं कि यार कैसी सरकार है जो कोई तथ्यात्मक बात नहीं करता है। मैं एक बात बता सकता हूं, इस बात को जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि ये वो बीजेपी की सरकार डबल इंजन की, कोई भी अगर बहुमत की सरकार है तो वो अपने स्टेट में क्षेत्र वाइज, क्षेत्रीयता के आधार पे, अपने जिले के आधार पे या अपने मंडल के आधार पे डेवलपमेंट करने में उसके लिए बड़ी आसान प्रक्रिया रहती है। लेकिन ये तो डबल इंजन की सरकार थी और अभी हमारे बीजेपी के विधायक ने जिस तरीके से उद्योग धंधों को धता बता दिया, ये हास्यप्रद नहीं हो सकता है। इससे और आगे मैं क्या कह सकता हूं, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं वो क्या कहूं। क्या किसी को 2000 रुपए देने से पूरे देश प्रदेश का डेवलपमेंट हो जाता है? राशन फ्री में बांट देने से प्रदेश का डेवलपमेंट हो जाता है? ये सारी प्रक्रियाएं बिल्कुल मेरे ख्याल से जो बातें कह रहे हैं वो निराधार हैं। एक महत्वपूर्ण बात कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि ये वही बीजेपी की सरकार है, ये उत्तर प्रदेश को बांट भी सकती है, कुछ भी कभी भी कर सकती है, क्योंकि ये इस सरकार में इतना माजदा है कि ये कुछ भी करने के लिए सक्षम रहती है हमेशा, और जन विरोधी कार्यों को करने में तो इनकी महारत हासिल है। वो फिर चाहे किसानों के लिए किसानों का बिल ले आए हो कृषि को लेके, फिर चाहे वो धारा 377, मैं 70 की बात नहीं कर रहा हूं, 377 भी सुप्रीम कोर्ट ने जब अनुमति दी उसका इन्होंने कोई विरोध नहीं किया। संस्कृत का और भारतीय सभ्यता का बड़ा गुणगान करते हैं, उस पर भी इनका कोई विरोध नहीं हुआ। और कर कुछ भी सकते हैं, लेकिन मैं अनुरोध करता हूं बीजेपी के लोगों से, अब चुनावी वर्ष आ गया, अपने आंकड़ों के साथ आया करिए। चुनाव के पहले तमाम सारे आंकड़े जनता जानना चाहती है, आपने किया क्या है, नाम जानना चाहती। और हमारे हेमंत जी को पता है कि जिस विभाग की के द्वारा तमाम विज्ञापन दिए जाते हैं वो एक बुकलेट छापती है सरकार के कामों को लेके। क्या वो लेके आपको बैठने में कोई असहज महसूस होता हो तो अब भाई पढ़ना लिखना तो अपनी बात ये कहिए कि ये सरकार दमदार सरकार है, कुछ भी कर सकती है। तो ये बात कहना कि अभी 4 महीने बचे हैं, 6 महीने बचे हैं,
तो इस बात पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर लगा कि ये दांव ठीक बैठेगा तो कुछ भी हो सकता है। नागेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनके संदर्भ में मनोज यादव जी की टिप्पणी में यो हमने तय किया था कि मनोज यादव जी की आखिरी टिप्पणी होगी, पर उन्होंने चूंकि नागेंद्र सिंह जी पर सीधी टिप्पणी की है तो नागेंद्र जी वरिष्ठ विधायक, उनका अधिकार बनता है कि उसका जवाब दे। नागेंद्र जी आपकी बात आखिरी। मनोज जी की एक बात का सिर्फ एक संक्षेप में ही जवाब है। ये तमाम योजनाओं की और कार्यों की बात कर रहे हैं। मनोज जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे उन वैज्ञानिकों के द्वारा की हुई वैक्सीन को भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन का काम बताने का काम किया था। आप उस विचारधारा के लोग हैं, आपको योगी जी और मोदी जी की योजनाएं नहीं दिखेंगी, और वही वैक्सीन आदरणीय मुलायम सिंह जी ने लगवाने का काम किया है, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये बता रहा है कि आप गलत थे उस समय, और उनको देश के वैज्ञानिकों से माफी मांगनी चाहिए। आप इस सोच के व्यक्ति हैं, इसलिए मैं ये इतना कहना। आपकी सोच के व्यक्ति है नागेंद्र सिंह जी ने कहा, लेकिन इस बात में दो विरोधाभास है। मनोज यादव जी जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उस पार्टी के संस्थापक और सर्वोच्च नेता मुलायम सिंह यादव जी इस विचार के साथ 2019 में संसद में भाषण दिए थे कि हम चाहते हैं मोदी जी आप वापस आए। ये विचार भी उसी समाजवादी पार्टी का था, जिस समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष अखिलेश यादव वैक्सीन के संदर्भ में भाजपा की वैक्सीन करार दे रहे थे। तो जरा विरोधाभास तो हर स्तर पर देखने को मिलता है। लेकिन हम अपने विषय पर वापस लौटते हैं। हमारी आज की चर्चा का निष्कर्ष ये है, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जो विकास से आज भी अछूते हैं। सवाल योगी आदित्यनाथ की सरकार का ही नहीं, तमाम सरकारों का है। लेकिन संतुलित विकास हर राज्य की बुनियादी आवश्यकता है। दावे कुछ भी हों, पर चाहे बात बुंदेलखंड की हो, चाहे बात पूर्वांचल की, वहां की जरूरतें ज्यादा हैं और उसके मुकाबले सहूलियतें कम। कुल मिलाकर इस अंतर को पाटने की जरूरत है। अब वो अंतर को पाटना अलग राज्य के माध्यम से संभव होगा या इसी राज्य के रहते हुए, ये तो सियासत लोगों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। पर कुल मिलाकर राज्य का विभाजन की बुनियाद क्षेत्र का विकास, क्षेत्र की जरूरत होनी चाहिए, ना कि किसी नेता विशेष की महत्वाकांक्षा। इस निष्कर्ष के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक सार्थक विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर सियासत के मिजाज पर समर्पित ये कहता है कि खुदकुशी करती है आपस की सियासत कैसे। खुदकुशी करती है आपस की सियासत कैसे, हमने ये फिल्म नहीं खूब इधर देखी है। गोपाल दास नीरज ने जो ये लिखा था, वह ऐसी फिल्म है अगले 6-8 महीने तक उत्तर प्रदेश की सियासत में हमें लगातार दिखाई देंगी, क्योंकि चुनाव जो आने हैं, और जब चुनाव आने हैं तो हर एक को अपने अपने स्तर पर अभिनय कर कर जनता को लुभाना है। पर आप अभिनय पर मत जाइएगा, असलियत को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस विनम्र प्रार्थना के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। सदा प्रणाम।